आर्य अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वह है भारत के संविधान में प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में प्रीएम्बल कहा जाता है और उद्देशिका भी उसी को कहा जाता है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन से एग्ज़ाम में ये आएगा, ये तो मतलब आप ये समझिए कि हर एग्ज़ाम में कॉन्स्टिट्यूशन आता ही आता है। सिर्फ जुडिशरी ही नहीं, बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर जीएस या जीके का पेपर होता है वहाँ पर भी संविधान आता है। और संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो संविधान शुरू होता है हमारा, वो प्रस्तावना से ही होता है। सिर्फ प्रस्तावना से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आज की कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो स्टूडेंट पहली बार संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं वो, या जो ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं उनके लिए भी, कि बिल्कुल बेसिक से लेकर इनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूरा बताएंगे। उसके साथ में प्रीएम्बल करने के बाद जो प्रैक्टिस पेपर है आपके लिए, जो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनकी भी पीडीएफ आपके साथ में रहेगी और वहाँ से भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि उनको फ्री मटेरियल और टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भारत का संविधान प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका कहा जाता है। इंग्लिश में इसी को प्रीएम्बल कहते हैं। तो देखिए, इसको जो हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं वो कैसे करेंगे। ये आपके सामने दोनों लैंग्वेज में जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, आपके सामने है। देखिए, मैं साथ ही साथ पढ़ाते ही पढ़ाते मैं आपको बताता रहूँगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कैसे बनते हैं। प्रीएम्बल पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से। और इसका जो ड्राफ्ट था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। कभी कभी अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि जो इसका प्रारूप है प्रस्तावना का वो किसने पेश किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कहाँ से लिया गया है ये कॉन्सेप्ट, तो ये अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से। प्रीएम्बल जो शुरू हो रही है आपकी, वो हो रही है हम भारत के लोग। आपके सामने डिस्प्ले पर है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत को, अब यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है 1। देखिए, लॉ को पढ़ते कैसे हैं कि जहां पर भी इस तरह के जो ये फुट नोट्स होते हैं पहले हम इसको देखना चाहिए। तो 1 यहां पर लिखा हुआ है। अब इसको हम देखेंगे 1 क्या कह रहा है। 1 कह रहा है कि संविधान का 42वां संशोधन 1976 में धारा 2 और 3(1) 1977 से इन शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। देखिए, अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि जो प्रस्तावना है उसमें जो अमेंडमेंट किया गया है वो कौन सा अमेंडमेंट हुआ है। तो आपका पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि 42nd अमेंडमेंट यानी कि 42वां जो संविधान संशोधन है वो उद्देशिका में हुआ है। दूसरा क्वेश्चन यही से बनता है कि ये कब से लागू हुआ। तो ये कब से लागू हुआ, 3(1) 1977। जो लोग इंग्लिश मीडियम से वो साथ साथ देखते रहेंगे, क्योंकि उनके लिए भी हमने ये डिस्प्ले हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसीलिए क्या है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि कौन से शब्दों को जोड़ा गया है। तो आप इन दोनों को मैच करेंगे। ये क्या है कि संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहां पर ये जो ये ब्रैकेट है इसको बंद कर दिया गया है और यहां 1 नंबर है। तो ये देखिए यहां पर लिखा है प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों के स्थान पर। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन शब्दों के स्थान पर जो ये पोर्शन है आपका, यहां पर इन शब्दों के स्थान पर जो है ये रख दिए गए हैं। मतलब पहले ये शब्द थे और अब ये शब्द हैं। हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए, आपके सामने पुरानी जो प्रीएम्बल थी वो है, उसको देख सकते हैं आप एक बार। देखिए, ये पुरानी उद्देशिका है प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये पहले शब्द थे। सेम कंडीशन है इंग्लिश की कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पहले ये वर्ड थे, अब इनको हटा दिया गया है। और अब इनको जो हटाया गया है, आज के समय में जो उद्देशिका है वो ये है जो इस समय आपके सामने है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं कि कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कि 42nd अमेंडमेंट कब से लागू हुआ, कौन से शब्द थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहां से कि जो इनका सीक्वेंस है
क्या सीक्वेंस है कि संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। देखिए मेरी सलाह है कि जो भी जुडिशरी से रिलेटेड कैंडिडेट हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी या एपीओ से रिलेटेड, तो वो तो इसको याद कर लें। क्यों? क्योंकि कई क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो ये इनका सीक्वेंस है कि पहले शब्द कौन सा है और बाद में कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका कि संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। एग्जामिनर क्या करता है कि लोकतंत्रात्मक को आगे कर देगा, समाजवादी को पीछे कर देगा, मतलब इनका सीक्वेंस जो है वो बदल देगा और आपसे पूछ लेगा। अब जब 4 ऑप्शन होते हैं और अगर आपको अच्छे तरीके से याद नहीं है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद भी तो भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से शब्द पहले आएंगे और कौन से बाद में आएंगे। तो इसका बेहतर तरीका यह है कि आप इसको रट लीजिए। रटने में इसीलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि वो जबान पर आ जाएगा आपकी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। चलिए अब इसके आगे देखते क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए बात की जाती है जब क्वेश्चन आपका बनता है कि जो न्याय है प्रीएम्बल में किस तरह के न्याय की बात की गई है, तो कैसे न्याय की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि वो 3 के अलावा एक चौथा कोई ऑप्शन दे देते हैं और ये बोलते हैं कि इनमें से वो सिलेक्ट कीजिए जिस न्याय की बात प्रीएम्बल में नहीं की गई है। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि नैतिक न्याय लिख देते हैं अक्सर कि नैतिक न्याय, तो जिन्होंने पढ़ रखा है अच्छे से उनको ये याद रहेगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात होगी। नैतिक न्याय इसमें नहीं है, तो यही ऑप्शन होता है कि भाई इसमें इसके बारे में बात नहीं की गई है। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है। इसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब जो स्वतंत्रता की बात की जा रही है कि प्रीएम्बल में कैसी स्वतंत्रता की बात की गई है, तो कैसी स्वतंत्रता की बात की गई है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। कभी कभी क्या होता है कि इनमें से आ जाएगा एक ऑप्शन कि कौन सी स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है प्रस्तावना में, तो इनमें से 3 होंगे और एक कोई वो अलग से अपने पास से रख देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से शब्द हैं प्रीएम्बल में। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता कैसी होनी चाहिए? प्रतिष्ठा और अवसर की, कि सबको अवसर मिलना चाहिए जो जहां पर पहुंचना चाहे या जो जिसको कोई इच्छा है उस पोस्ट तक पहुंचने की, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो न्याय कैसा होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कैसी होगी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। और अब देखिए ये 2 नंबर है, यहां पर 2 नंबर क्या कह रहा है? ये रहा, यहां देखिए कि 42nd अमेंडमेंट 1976 की धारा 2-3-1-1977 से राष्ट्र की एकता, मतलब पहले जो यहां पर शब्द था राष्ट्र की एकता था और अखंडता, ये न्यू शब्द जोड़ दिया। हम कहें कि ये जो है यहां पर ये न्यू शब्द जोड़ दिया गया। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि कुछ शब्द दे दे कि इनमें से क्या है। तो अखंडता जो है पहले नहीं था, ये कब से जोड़ा गया है? 42nd अमेंडमेंट से। अब देखिए बहुत टेक्निकल पॉइंट है, आपको समझना चाहिए इस चीज का कि अगर मैं बात करूं कि भाई प्रीएम्बल में जो अमेंडमेंट है वो कितनी बार हुआ है, तो स्टूडेंट क्या समझते हैं या कैंडिडेट क्या समझते हैं कि एक तो यहां पर है और एक यहां पर है, तो 2 बार अमेंडमेंट हुआ है। और यही गलती होती है। क्यों गलती होती है? क्योंकि देखिए लॉ के स्टूडेंट्स को लैंग्वेज पर बड़ी कमांड होनी चाहिए। पूछा जा रहा है कि कितनी बार हुआ है, तो कितनी बार की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे भी 42nd अमेंडमेंट है, यहां पर भी 42nd अमेंडमेंट है। हम इसको यह भी कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही बार में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 2 जगह अमेंडमेंट हुआ। 2 जगह कहां पर? एक यहां पर और एक यहां पर। लेकिन हुआ कितनी बार है? हुआ सिर्फ एक ही बार है और वो हुआ 1976 के अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि 42वां संविधान संशोधन था। अब हम इसको यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, उसमें अमेंडमेंट जो हुआ है वो एक ही बार हुआ है, लेकिन 2 जगह पर हुआ है। 2 जगह कहां पर है? एक तो आपके सामने यहां पर ऊपर है और एक इस जगह पर है। कभी भी इसको 2 अमेंडमेंट मत समझना। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और जो पढ़कर भी जाते हैं उनको लगता है कि अरे हमने तो पढ़ रखा है बहुत अच्छे से और 2 जगह चेंजेस है, तो उसको 2 बार अमेंडमेंट समझ लेते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949
जिसे हिंदी में कहते हैं मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए, संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, कब हमने इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया? 26 नवंबर को। इसी दिन को हम लॉ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हम विधि दिवस बोलते हैं। विधि दिवस हम इसीलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और कुछ प्रोविज़न जो थे वो 26 नवंबर से ही लागू हो गए थे। कुछ प्रोविज़न 26 नवंबर से ही लागू हो गए थे, कुछ उसके बाद में होते, वो एक अलग टॉपिक है, नहीं तो हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट था, आप सबको पता है कि उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्रीज बनी थी और कुछ लोग हिंदुस्तान के पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान के हिंदुस्तान आए थे। तो जो एक करंट इशू था उस टाइम पर था सिटीजनशिप का। तो जो सिटीजनशिप के जो प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तुरंत लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर को ही। क्या शर्तें थी क्या नहीं थी, जब वो आप पढ़ेंगे, हम तो दूसरी वीडियो होगी तो मैं उसमें बता पाऊंगा क्योंकि फिर डाइवर्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये आपकी प्रीएम्बल है, आप इसको समझ सकते हैं कि कहाँ चेंजेस हुआ है, कितनी बार चेंजेस हुआ है, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू चेंजेस हुए हैं, वो अमेंडमेंट कब से लागू हुआ है। और अगर हम बात करते हैं इसकी कि ये इसमें जो संप्रभु माना गया है, ठीक है, तो हम भारत के लोगों को संप्रभु माना गया है, लेकिन बाद में केस लॉज आए, उन्होंने कुछ और कहा। या क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रीएम्बल जो है, जो उद्देशिका है, वो संविधान का पार्ट है या नहीं है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें पहला है इनरी बेरोबरी का केस, इनरी बेरोबरी। ठीक है, इस केस में कहा गया था कि संविधान का पार्ट प्रीएम्बल नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो इसके बाद से ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल शुरू होते हैं, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। तो कभी कभी लगता है कि संविधान जो इसके बाद से शुरू हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक केस आया था, केशवानंद भारती का बहुत फेमस केस है, 1973 का बहुत फेमस केस है। उसमें कहा कि भाई प्रीएम्बल जो है वो संविधान का ही पार्ट है। तो अक्सर ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी प्रीएम्बल आपकी समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई हो तो आप इसको वापस से एक बार थोड़ा सा रिपीट कीजिए या इसके जो रिवाइंड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि प्रीएम्बल से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, कैसे हैं। पहला क्वेश्चन है, उद्देशिका यानी कि प्रीएम्बल का विचार भारत के संविधान में लिया गया है। जी हाँ, ये मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी ऑप्शन देख लीजिए, ये आपके सामने है। ये झारखंड के एपीपी के एग्जाम में 2018 में आया है, 2018 में आया है। इसका आंसर आपको पता ही होगा, इसका आंसर है यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था, जिसको हम प्रोफार्मा बोलते हैं, बनाया था। इसमें ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। ये उत्तराखंड में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्री जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक ही स्क्रीन पर हमने दो क्वेश्चन इसलिए किए क्योंकि क्वेश्चन एक ही है, वो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। जैसे निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है, ये कुछ ऑप्शन है। सेम कंडीशन में क्वेश्चन दूसरा है, लेकिन आंसर उसका वही है कि भारतीय संविधान समर्पित है। इसमें ऑप्शन आपके सामने, ये एमपी के एपीयू में पूछा गया 2010 में, यूपी पीसीएस में 2000 में पूछा गया है, और यूपी में ही 2012 में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है जैसा स्क्रीन पर आपके सामने है। हाँ, आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत के लोगों को या हम भारत के लोग, क्योंकि प्रस्तावना में ही शुरू है, वहीं पर है कि हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोग में। यह विचारधारा व्यक्त की गई थी। कौन से केस में ऐसी विचारधारा व्यक्त की गई थी, ऑप्शन आपके सामने है। यह एमपी में एपीयू के एग्जाम में सन 2000 में पूछा गया क्वेश्चन से। इसका आंसर है
ऑप्शन डी केशवानंद भारती के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक ही चीज है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पूछी गई है, इसलिए हमने एक ही स्क्रीन पर है जिससे कि आप आसानी से उसमें अंतर कर सकें, उसके ऑप्शंस को समझ सकें। पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य क्या है। ये कुछ ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैं अगर सारे ऑप्शंस पढ़ूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सिर्फ आंसर अगर आपको पता होगा कि ऑप्शन फिर चाहे कोई भी पूछ ले, आपको आंसर पता होना चाहिए कि आंसर क्या है। इसी क्वेश्चन को अगले तरीके पूछा गया है, वो क्या है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना। ये यूपी लोअर प्री के 2004 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यूपी पीसीएस के 2003 और 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य। देखिए क्वेश्चन लगभग सेम है, आप देखेंगे क्वेश्चन लगभग सेम है, ये भी और ये भी, लेकिन जो इसके ऑप्शंस हैं ये अलग अलग हैं। तो मेन चीज है कि आपको आंसर पता होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के पीसीएस में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। देखिए सभी में ऑप्शन सी आंसर है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है। या देखिए यहां पर इन्होंने ऑप्शन दे दिया है और इसी को इन्होंने यहां पर क्वेश्चन बना दिया है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना, ये क्या है। तो ये क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। जब आप पढ़ेंगे, आपने भी पढ़ा प्रीएम्बल को, आप उसमें देख सकते हैं कि ये एक संकल्प है। इसके अलावा कि भारत के संविधान के उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य क्या है, कि देखिए आप देखिए इसमें मैं एक बार ऑप्शन आपको क्लियर कर दूं कि सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त कराना है। कहीं पर भी मूल अधिकार की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा है सरकारी सेवकों को सेवा की सुरक्षा की प्रतिभूति प्रदान करना, कि क्या इस तरह की कोई लैंग्वेज वहां पर यूज हुई है, क्या इस तरह की बात हुई है वहां पर, नहीं हुई है, तो ये हो ही नहीं सकता। या जिसका ये लास्ट ऑप्शन है, इसमें भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त कराना है। तो आपने प्रीएम्बल पढ़ी अभी, मूल कर्तव्य कहीं से कहीं तक कोई बात ही नहीं हुई है। तो ये सिर्फ उनको पता होगा जिन्होंने पढ़ा होगा। तो वहां पर इसकी बात की गई है, वहां पर इसकी बात की गई है और वहां पर इसकी बात की गई है। तो ये ऑप्शंस हैं, एक ही क्वेश्चन है, उसको कितने तरीके से पूछा जा सकता है ये आपके सामने है। तो प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए बार बार, आपको तभी ये हो पाएगा और तभी आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस आएगा चीज़ों को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कथन बताना है कौन सा कथन असत्य है। ये बिहार के 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको आराम से पढ़िए, क्योंकि हम इतना टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की उद्देशिका का कोई महत्व नहीं है, यह संविधान के परिचय से अधिक कुछ नहीं है। यह असत्य कथन बताना है। कभी लगे ना कि ये कैसे सही हो गया, ये तो गलत है, तो भाई गलत ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रम सही है। देखिए जो बात मैं आपको कह रहा था ये वही है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी लोअर के 2003 में पूछा गया, एमपी के सिविल जज के एग्जाम में पूछा गया। ये देखिए, ये सीक्वेंस देखिए, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। अब जब आप इनको चारों को पढ़ते तो कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये आपके बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए एकदम आपको, कि जैसे ही है उसमें आप ऑप्शन मत देखिए कि क्या क्या है, आपको जो याद है उसके हिसाब से देखिए कौन सा ऑप्शन सही दे रखा है। जो आपको याद है उसके हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। ऑप्शन में से अपना आंसर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है, यहां पर ऑप्शन सी है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य है। वही सीक्वेंस है जो कि प्रीएम्बल में दिया हुआ है। यहां पर प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों ने भारत को बनाने के लिए संकल्प लिया है। देखिए क्वेश्चन वही है, सीक्वेंस इन्होंने बदल दिया, तरीका क्वेश्चन का जो है वो बदल दिया है। एमपी के सिविल जज में 2018 में आया है और यूपी पीसीएस के 1995 में यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दो क्वेश्चन सेम पहले आए हैं और दो क्वेश्चन यहीं पर आए हैं। सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार कितने तरीके से पूछा जा सकता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। और ये कोई क्वेश्चन हमारी तरफ से नहीं बनाए हुए हैं, ये हम बनाकर नहीं दे रहे हैं, ये एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्योंकि अगर हम बना दे तो कुछ कैंडिडेट आप में से ये कह सकते थे कि ये तो आपने अपने तरीके से बना लिए, अपने हिसाब से बना लिए हैं।
ये हमने नहीं बनाया, ये एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। इनका आंसर है पहले का ऑप्शन सी, दूसरे का ऑप्शन डी। वही है जो सीक्वेंस आपने याद किया है। तो इसलिए मैं दोबारा कह दूं, आपको दोबारा बता दूं कि आपको ये याद ही होना चाहिए। जितना याद कर लेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस उतने कम से कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्वचन में उद्देशिका या भारतीय संविधान के उद्देशिका। देखिए यूपी में ही पूछे गए हैं, 2001 में और 2002 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनका आंसर है ऑप्शन शुरू में डी है और दूसरे का आंसर बी है। क्या है कि संविधान के निर्वचन में उद्देशिका जहां भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहां सुसंगत है। कि अगर कोई डाउट हो रहा है किसी उपबंध, मतलब कोई भी एक प्रोविजन दिया हुआ है, कोई भी आर्टिकल है या कहीं पर कोई डाउट होता है तो वहां पर सुसंगत होगी। वहां पर सुसंगत कैसे होगी कि अगर उस उपबंध में न्याय की बात की गई है तो न्याय कैसा होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो वहां से उसकी हेल्प मिल सकती है। या स्वतंत्रता की बात की जाएगी तो जो स्वतंत्रता जो वहां पर हमने शुरू में पढ़ी है उस स्वतंत्रता को लेकर कोई डाउट होगा तो वहां से क्लियर होगा। ये इसलिए सुसंगत है, जहां पर भी संदिग्ध है, जहां पर भी डाउट है। दूसरा है भारतीय संविधान की उद्देशिका प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। लक्ष्यों को इंगित करती है मतलब कि टारगेट क्या है, तो उसमें दे रखा है उद्देशिका में कि भाई न्याय जो है वो ऐसा होना चाहिए, स्वतंत्रता जो है वो ऐसी होनी चाहिए, समता ऐसी होनी चाहिए। उन्होंने उसके लक्ष्य को बताया कि ये लक्ष्य जो है उसमें इंगित किए हैं, उनको इंडिकेट किया गया है। तो वहां पर अगर कोई कंडीशन है तो वहां पर उद्देशिका की हेल्प ली जाएगी और वहां पर देखा जाएगा कि उसकी उद्देशिका क्या है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है। देखिए ये वही है जो मैंने आपको पढ़ाते वक्त बात की थी कि किस चीज का इस्तेमाल वहां पर नहीं हुआ है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो मैं आपको ऑप्शन बताना चाहूंगा कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको ध्यान होगा कि आपने ये पढ़ी है, स्वतंत्रता विचारों की और अभिव्यक्ति की हो सकती है, सभी के लिए आर्थिक न्याय होना चाहिए, व्यक्ति की विनम्रता और सभी के लिए शिक्षा। ये बिहार का जो है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा कि निम्नलिखित में किसी एक का भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए यहां पर भी नहीं किया गया है, यहां पर भी नहीं किया गया है। किसका? आर्थिक न्याय की बात हुई है, व्यक्ति की गरिमा की बात हुई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि नहीं है। आप सोचिए और देखिए, याद कीजिए आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। या अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बैरेक्ट आपके पास में है तो आप उसको भी खोलकर अपने सामने रख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। फिलहाल तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। यह सबके लिए शिक्षा, ये यूपीपीसीएस के 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा निम्नलिखित में किस प्रकार का न्याय संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है। कौन सा ऐसा न्याय है जो संविधान में नहीं दिया गया है? सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय या नैतिक न्याय? कौन सा नहीं है? ये तो स्पेसिफिक मैंने इसी के बारे में बताया था आपको, नैतिक न्याय, क्योंकि अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। नैतिक न्याय दे देते हैं तो ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये नहीं है, और हमें आंसर भी नहीं है का बताना है। तो इनके क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आंसर है पहले का ऑप्शन सी, दूसरे का ऑप्शन डी और लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन डी है। देखिए सभी के लिए शिक्षा की बात नहीं की गई है कहीं भी प्रीएम्बल में, तो दोनों में सेम आंसर है कि सभी के लिए शिक्षा नहीं है, और दूसरा नैतिक न्याय की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्दों का प्रयोग संविधान में हुआ है कि जो न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ हुआ है? तो उद्देशिका तो आपने पढ़ी है, मौलिक अधिकार अभी आपने शायद आपने अलग से पढ़े हों, इसमें जो आज का लेक्चर हमने इसमें नहीं पढ़ा है, या राज्य के नीति निर्देशक नहीं पढ़े हैं। अगर जो आपने पहले से पढ़ रखे हो तो क्वेश्चन को इन्होंने इस तरह से कंबाइन किया है। झारखंड का एग्जाम है 2018 का, एपीपी का, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उद्देशिका तो कंफर्म है, आपको पता है, आपने भी पढ़ा है उद्देशिका में, वहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हुई है। तो आप देखिए उद्देशिका कहाँ कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसका मतलब ये कि मौलिक अधिकार तो ये तो नहीं होगा, या उद्देशिका जहां पर होगा कम से कम वो दोनों तो है ही। तो अब इसका जो आंसर है कंप्लीट तब होगा जब आप इसके नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ लेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर जो आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व या कौन सा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ना चाहते हैं। कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आएँ। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी,
उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जब आप या तो खुद पढ़ेंगे या हम अगर कोई वीडियो ला पाए इस पर तो हम आपको बताएंगे कि वहां पर इसका इस्तेमाल शब्दों का कहां पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका निम्न की स्वतंत्रता प्रतिभूत नहीं करती है। कौन सी स्वतंत्रता है जो निम्न में से नहीं, निम्न मतलब नीचे दिए गए में से। अब फिर वापस वही चीज आ जाती है कि देखिए, पहले तो ये देखिए कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और किस एग्जाम में पूछा गया है। ये भी देखिए आप, ये क्वेश्चन एमपी के एचजेएस में और 2019 में रिसेंटली पूछा गया है, क्योंकि 2-4 साल के एग्जाम को ना रिसेंटली ही माना जाता है, प्रीवियस ईयर का माना गया। और एचजेएस का एग्जाम है, कितना बड़ा एग्जाम है एचजेएस में। आपने अगर प्रीएम्बल अच्छे से पढ़ रखी है तो आप कम से कम एचजेएस का भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक बन जाएंगे। अगर आपने यही लेक्चर 1 या 2 बार पढ़ लिया या एक ही बार को इसको ध्यान से पढ़ लिया तो आप एचजेएस का कम से कम एक क्वेश्चन ये सॉल्व करने लायक हो जाएंगे। क्या है, आपने क्या पढ़ा है कि स्वतंत्रता कैसी है? अवसर की, विचार, विश्वास और धर्म। जब आप देखेंगे स्वतंत्रता की बात करेंगे तो वहां पर आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन अवसर नहीं मिलेगा। क्यों? अवसर और प्रतिष्ठा की समता है। अगर आप देखेंगे अवसर और प्रतिष्ठा की समता के बारे में भी बात कीजिए गई, स्वतंत्रता सिर्फ इनकी है। इसी तरह से इसको एलिमिनेट प्रोसेस बोला जाता है। कभी विस्तार से इस पर एक वीडियो बना देंगे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अवसर। क्योंकि अवसर जो स्वतंत्रता की बात नहीं करता, वो समता की बात की गई है प्रीएम्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि शुरुआत ही हमने इससे की थी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था? या किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, जिसे पंथ निरपेक्ष कहा जाता है, एवं अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? देखिए, यूपी में पूछा गया है, राजस्थान में पूछा गया है। यूपी में यहाँ 2002 और 2003 में भी पूछा गया है। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसने थोड़ी सी भी इस वीडियो को देखा हो और उसको ये आंसर ना पता हो। हाँ, सीधी सी बात है, इसका आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट। जहां पर भी 42nd होगा उसको देख लीजिए। ये आपने भी पढ़ा है, 1976 में हुआ था। लागू कब से हुआ था? 3/1/1977 से। ये इनका आंसर है 42nd अमेंडमेंट, 42nd। नेक्स्ट है, संविधान के उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कितनी जगह पर पूछा गया है। यूपी पीसीएस 94, 95, 97, 2002, एमपी में 2012, बिहार में 2009 और झारखंड में 2009 में। और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा जिसको इस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो। कम से कम इस वीडियो के बाद तो सभी को पता चल ही गया होगा, या अब तक जितना पढ़ा है। इसके साथ में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का भारत के संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन के माध्यम से समावेश हुआ था? देखिए, ये वही चीज है कि प्रीएम्बल में जो संशोधन हुआ है कितनी जगह हुआ है? तो 2 जगह हुआ था, एक तो यहां पर और दूसरा यहां पर। और किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था ये भी आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ये छत्तीसगढ़ और एमपी एचजेएस, ये देखिए फिर वापस एचजेएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपका लेवल क्या होगा। जब आप एचजेएस लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बाकी के तो कंपटीशन बहुत हल्के रहेंगे आपके लिए और उनको आप बेहतर तरीके से हैंडल कर पाओगे। इनका आंसर है आपके सामने 42nd अमेंडमेंट, आपको पता ही है, पहले भी पेज पर भी 42nd अमेंडमेंट गया। अब एक ही उसको कितने तरीके से, कितनी स्टेट में और कितनी बार पूछा गया है आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ये वही क्वेश्चन पूछ लिया जो मैंने आपको बताया था। एमपी में 2002 में पूछा गया है, उत्तराखंड में 2018 में पूछा गया है। कितनी बार हुआ है अमेंडमेंट? 1 बार। ऑप्शन डी 1 बार, ऑप्शन ए 1 बार। हुआ 2 जगह पर है तो कभी भी उसको 2 बार मत मानना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि वो अखंडता शब्द भी है और ऊपर समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली संप्रभुता प्रजातांत्रिक गणराज्य को संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य से प्रतिस्थापित किया गया।
ये एमपी के सिविल जज में 2010 में पूछा गया है। लगता है एमपी का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो प्रीएम्बल से ही बनते हैं। देखिए एमपी में अब तक कई बार पूछे गए हैं और यूपी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि पूछे राजस्थान, झारखंड और बिहार में भी हैं, लेकिन एमपी में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जो एमपी के और हमारे चैनल के जो व्यूअर हैं वो तो इंदौर से तो खासकर है, इंदौर और भोपाल के काफ़ी हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। इसका आंसर है, आपको पता ही है, ऑप्शन सी 42 जो है इसमें आंसर है 42वां संशोधन जो प्रभावशील हुआ था 3/1/1977 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस वाद में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूलभूत लक्षण कहा गया है? ये यूपीपीसीएस में 1998 में पूछा गया था। इस केस का जो है एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघ है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वादों में से किसमें भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया था कि पंथ निरपेक्षता भारत के संविधान की मूल विशेषता है? ऐसा किस केस में कहा गया था? यह भी यूपीएचजीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और 2018 में पूछा है। इसका आंसर है ऑप्शन सी एसआर बॉम्बे एवं अन्य बनाम भारत संघ, यूपीएचजीएस का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द के डाले जाने से पहले भी निम्नलिखित मामलों में से किसमें धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता माना गया था? बिहार में 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 में बिहार के सिविल जज के एग्जाम में। इसका आंसर है ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका क्या है? संविधान का अंग है, संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग हो भी सकता है, नहीं भी, या कोई नहीं। देखिए यूपीपीसीएस में 1991, 92, 94 और 99 लगातार पूछे गए क्वेश्चन है। आप काफ़ी टाइम से यूपी के पीसीएस में नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है कि अभी इसको रिपीट कर दें क्वेश्चंस को। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ इसके लिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए संविधान का अंग है। और ऐसा किस केस में कहा गया था? केशवानंद भारती के केस में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह कहा गया है कि संविधान की उद्देशिका संविधान का अभिन्न एवं क्रियात्मक भाग है? उत्तराखंड में 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में यह निर्णित किया गया है कि प्रस्तावना संविधान का मूलभूत ढांचा है? देखिए बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जा रही है और बेसिक स्ट्रक्चर का जो ये जो क्वेश्चन है ये उत्तराखंड में 2019 में पूछा गया है, उत्तराखंड में सिविल जज के एग्जाम में। और जब भी हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सीधे हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है। जो लोग थोड़े से भी पढ़े उन सबको पता ही होगा, और जो नहीं है तो उनको मैं बता दूं कि जहां पर भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात आए, मूलभूत ढांचे की बात आए, तो वहां पर सिर्फ एक ही केस आता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है? देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है अलग अलग स्टेट में, जैसे झारखंड और यूपीपीसीएस में पूछा गया। झारखंड में भी रिसेंटली 2012 में पूछा गया। रिसेंटली मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा 10 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम इस तरह के जो होते हैं, क्योंकि कई कई साल के बाद वैकेंसी आती है स्टेट्स की, तो ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। तो ये केस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन डी केशवानंद भारती का जो वाद है उसमें अभिन्न अंग माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन री बेरोबारी एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था कि यूपी के में 2012 में और एमपी के एडीपीओ के एग्जाम 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। इन री बेरोबरी की देखिए बात की जा रही है। इन री बेरोबरी दो ही केस मैंने आपको बताए थे, इन री बेरोबरी का केस और केशवानंद भारती का। इन री बेरोबरी में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, और उसमें कहा गया था कि उसका वो हिस्सा है, अभिन्न अंग है। तो ये याद रखेंगे, दो ही केस है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह प्रेक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकरण में अभी निर्धारित किया गया है? एमपी में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। स्टेट वाइज जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो चेंज हो रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट क्या है। वो कुछ किसी भी तरीके से पूछ लें तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा जब आपको एक बार पता है। देखिए बहुत ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिर्फ इतना पढ़िए कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, रिसर्च नहीं करनी है। इसका आंसर है ऑप्शन ए केशवानंद भारती
वर्सेज केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में कहा गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? उत्तराखंड में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इनरी बेरोबरी का मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान की उद्देशिका का सर्वाधिक महत्व और संविधान का अर्थान्वयन और निर्वचन उद्देशिका में अभिव्यक्त महान और उच्च आदर्शों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सीकरी ने यह मत अभिव्यक्त किया है। यूपीपीएससी से 2004 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम फ्री मटेरियल जो होता है या जो भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहां पर मिलती है। चैनल को ज्वाइन करने से आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। साथ ही अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, साथ ही बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपने जो राय है वो जरूर दें। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में। देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि केशवानंद भारती के केस में जो न्यायमूर्ति थे उनका नाम क्या था, कभी कभी ये नाम भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन थे, जस्टिस सीकरी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो केशवानंद भारती का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सारे लॉ स्टूडेंट्स को जो है वो पता ही होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बाकी के लिए जहाँ पर भी मतलब एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो या कोई भी पोस्ट होती है जहाँ पर जीएस होती है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और प्रीएम्बल एक कॉमन टॉपिक है, इसलिए इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। फिर भी हमने जो फोकस किया है वो जुडिशरी को किया है। तो इसको पढ़िए, 2-3 बार रिपीट कीजिए, उम्मीद है आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।